हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। तो पीरियोडिक टेबल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। पीरियोडिक टेबल है क्या? पीरियोडिक टेबल में आपने देखा है कि एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज किया गया है और वर्टिकल कॉलम्स में अरेंजमेंट किया गया है। जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनको हम लोग पीरियड बोलते हैं और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स। तो पीरियोडिक टेबल है क्या? Periodic table is an arrangement of elements in horizontal rows called periods and in vertical columns called groups। तो आखिर पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत क्या पड़ी? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी। तो सबसे पहली बात समझते हैं हम लोग कि आप अपनी स्टडी रूम को देखिए। आपने फिजिक्स की बुक्स को एक जगह रखा होगा, केमिस्ट्री की बुक्स को एक जगह रखा होगा, आपकी मैथ की बुक एक जगह इकट्ठी होगी, आपकी सारी कॉपियां इकट्ठी होंगी, पेन सब अलग अलग जगह पे रखे होंगे, एक सिस्टम से बना करके रखा होगा। अगर आप स्टडी रूम में ठीक ठाक से रखे होंगे, भाई मैक्सिमम बच्चे तो सिस्टमेटिक तरीके से ही रखते हैं, अब कोई मिक्सअप तो करता नहीं है। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही था जिसकी वजह से पीरियोडिक टेबल बनाया गया। स्टार्टिंग में मान लो 10-15 एलिमेंट ही थे, तो उन 10-15 एलिमेंट की स्टडी करना बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था। भाई 10-12 एलिमेंट है, 15 एलिमेंट है, 20 हैं, तो चलो सब सारे एलिमेंट की अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया और अधिक एलिमेंट डिस्कवर्ड होते गए, तो ये डिफिकल्टीज आई। कुछ ऐसा किया जाए कि हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से सारे एलिमेंट की स्टडी कर सकें, तो उसके लिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। तो इसका मतलब हमारे साथ सामने क्वेश्चन आ गया, भाई नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो सिंपल सा जवाब है, एलिमेंट्स आर नीड टू बी क्लासिफाइड फॉर देयर बेटर एंड सिस्टमेटिक स्टडी, ताकि हम उनकी अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक स्टडी कर सकें, इसलिए टेबल बनाया गया, इसलिए एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया। अब जैसे एक ग्रुप में जितने भी सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट है एक साथ रख दिए गए, तो किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी अगर आपने देख लिया तो बाकी की प्रॉपर्टी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो ये सारी बातें थी, इसीलिए एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया। अब एलिमेंट को क्लासिफाई कौन कौन लोग थे जिन्होंने किया, इनकी बात हम लोग जरा कर लेते हैं। तो सबसे पहले 4 लोग हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डॉवर्नियर की। सबसे पहले बात करेंगे डॉवर्नियर की। और डॉवर्नियर ने जो रूल दिया था उस रूल को हम लोग बोलते हैं ट्रायड, डॉवर्नियर्स ट्रायड रूल। इनका जो रूल था वो है ट्रायड रूल। दूसरे जो साइंटिस्ट हमारे थे या केमिस्ट थे वो थे न्यूलैंड। तो इन्होंने जो रूल दिया था वो था लॉ ऑफ ऑक्टेव। इनको म्यूजिक बड़ा पसंद था, इन्होंने केमिस्ट्री में म्यूजिक को मिक्स कर दिया था। तीसरे जो केमिस्ट थे हमारे वो थे मेंडलीव, इनको तो सभी लोग जानते होंगे। और इन्होंने जो लॉ दिया कि उसको बोलते हैं क्या, पीरियोडिक लॉ। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक लॉ। तो ये हो गया मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव को आपको सबको पता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। अच्छा, चौथे कौन थे भाई? मोज़ले। और इन्होंने क्या दिया था भाई? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो ये 4 लोग आपके सामने दिख रहे होंगे। इन्होंने दिया था डॉवर्नियर, न्यूलैंड, मेंडलीव एंड मोज़ले। चलो ठीक है, अब एक एक करके सबके बारे में हम जानेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डॉवर्नियर की बात करेंगे। और इन्होंने जो रूल दिया था उसका नाम क्या था? ट्रायड रूल। तो डॉवर्नियर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलो देखो यहां पे, तो डॉवर्नियर ट्रायड रूल क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखो, डॉवर्नियर, न्यूलैंड और मेंडलीव, इन तीनों का मानना था किसी भी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक मास। मोज़ले ने थोड़ा डिफरेंट सोचा और उन्होंने कहा नहीं, किसी भी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास नहीं होती है, वो होती है एटॉमिक नंबर। तो स्टार्टिंग के तीनों जिनके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, उन्होंने एटॉमिक मास को ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना और एटॉमिक मास के आधार पे ही अपनी टेबल को बनाया और एलिमेंट को उसी के आधार पर रखा भी। तो
तो डॉबरनियर का ट्रायड रूल क्या कहता है? ट्रायड का मतलब समझ लेते हैं, ट्रायड का मतलब 3। तो डॉबरनियर ने क्या किया था, एक ग्रुप में तीन एलिमेंट को रखा था। उन्होंने 3 ट्रायड इनके ज्यादा फेमस है। पहला जो उन्होंने बनाया था एल्कली मेटल के लिए, एल्कली मेटल्स, चलो ठीक है आ रहा है। अच्छा एल्कली मेटल्स हो गई। दूसरा इनका था एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनका एक ट्रायड बनाया था। और एक इन्होंने और बनाया था इसके लिए, हेलोजेंस के लिए। तो जरा इसको समझते हैं। ये 3 ट्रायड डॉबरनियर ने बनाए थे, और ट्रायड का मतलब 3। उन्होंने एक ग्रुप में 3 एलिमेंट को रखा था। कैसे रखा था? यहां पे मैं एलिमेंट लिख दूंगा और यहां पे उसका एटॉमिक मास लिख दूंगा। तो इन्होंने क्या किया भाई, पहले इसमें इन्होंने लिथियम को रखा एल्कली मेटल्स में, सोडियम को रखा, पोटेशियम को रखा। इसका एटॉमिक मास 7, इसका 23 और इसका 39। यहां पे भी इन्होंने बनाया। यहां पे आप सिंबल, इसका एलिमेंट का सिंबल लिख दो और यहां पे उनका एटॉमिक मास लिख दो। तो इन्होंने एल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन बनाया? कैल्शियम का था, स्ट्रांसियम था और बेरियम था। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना? 40 और स्ट्रांसियम का 88 और बेरियम का होता है 137। अब उन्होंने हेलोजन का बनाया। हेलोजन में कौन कौन रखा एलिमेंट? उन्होंने क्लोरीन रखा, ब्रोमीन रखा और आयोडीन रखा। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना? 35.5, ब्रोमीन का कितना? 80 और आयोडीन का 127। तो चलो इसको देखते हैं। अब इसको समझते हैं। इन्होंने क्या किया, ट्रायड रूल का मतलब एक ग्रुप में 3 एलिमेंट को रखो। कई ग्रुप में ऐसे सीधे लिखा हुआ है, एक लाइन में ऐसे तीनों एलिमेंट को ऐसे लिखा हुआ। इट डजंट मैटर, टेंशन नहीं लेना वहां पे। ट्रायड का मतलब 3, एक ग्रुप में उन्होंने 3 एलिमेंट को रख दिया। और किस ऑर्डर में रखा? एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखा। क्यों रखा? क्योंकि उनका मानना था किसी भी एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास होता है। तो अब समझते हैं ट्रायड रूल क्या है। डॉबरनियर arrange the elements in the increasing order of their atomic masses in a group of 3, यानी एक ग्रुप में 3, in a group of 3, और उसी को क्या बोले? ट्रायड। and he shows that the atomic weight of middle element is approximately the arithmetic mean of other two elements। उन्होंने एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा और उन्होंने बताया कि जो मिडिल एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास जो होगा अदर 2 एलिमेंट के एटॉमिक मास का अरिथमेटिक मीन होगा लगभग। ठीक है, एक बार सुन लो। तो डॉबरनियर अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस इन अ ग्रुप ऑफ 3 कॉल्ड ट्रायड एंड ही शोज दैट atomic weight of the middle element is approximately the arithmetic mean of other 2 element। चलो देख लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू डॉबरनियर सोडियम का एटॉमिक मास जरा निकाल के देखें अरिथमेटिक मीन है कि नहीं। 7 + 39/2 कर दो तो ये 46/2, ये तो 23 एकदम सेम आ गया। बिल्कुल यही चीज सेम आ गई, बोलो सेम आ गई। अच्छा यहाँ पे अगर डॉबरनियर का ट्रायड रूल देखें तो स्ट्रांसियम का एटॉमिक में मास क्या होगा? इन दोनों का अरिथमेटिक मीन तो 40 + 137/2 करोगे तो 177/2 यानी कि 88.5, नियरली सेम है। अच्छा यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर ब्रोमीन का एटॉमिक मास डॉबरनियर के ट्रायड रूल से निकालोगे 35.5 + 127/2 करोगे तो लगभग सॉल्व करेंगे तो 81.2 या 5, 81 पॉइंट चेक कर लेना, समथिंग आएगा। 81 पॉइंट लगा के देख ही लो, चलो ठीक है, लगभग इतना आएगा। तो इसके आसपास ही है ये, सॉल्व करोगे 81.2 या 81.5 आएगा। इट डजंट मैटर, चेक कर लेना, ठीक है। तो मिडिल एलिमेंट का जो है मास जो है इन दोनों के अरिथमेटिक मीन का लगभग है। यहां तो सेम आ गया था, ये बात तो समझ में आ जाए। तो ये था डॉबरनियर का ट्रायड रूल। अब हम लोग बात करते हैं न्यूलैंड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? न्यूलैंड के बारे में। तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा किसने किया था? न्यूलैंड ने। तो न्यूलैंड पहले साइंटिस्ट या पहले केमिस्ट थे जिन्होंने केमिस्ट्री में म्यूजिक को मिक्स कर लिया।
तो जैसे म्यूजिक के 7 सुर होते हैं ना संगीत में, सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा, 7 सुरों के बाद जो सा आया वो 8वां हुआ और वो पहले से रिपीट कर गया। कुछ ऐसे समझाता हूं, पहले समझ लो। जैसे म्यूजिक में 7 सुर कौन कौन होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर 7 के बाद 8वां फिर वही सा आ गया। तो इट इज द 8 नोट्स ऑफ एन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। नोट्स मतलब NOTE वाला नोट मत समझिएगा, इसको बोलते हैं 8 नोट्स ऑफ एन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। तो 7 सुर होते हैं, 8वां सुर पहले से मिलता है, यही है। तो इन्होंने पहले इसका हम इनका जरा बना देते हैं तो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे इन्होंने कैसे बनाया था, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फिर यहाँ पे क्या, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। समझते हैं। इनका भी मानना था कि भाई किसी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास ही होती है, और इन्होंने भी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज किया हुआ था। 2 बातें समझ में आ गई। अब इसको समझते हैं, न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव कहता क्या है। न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट्स, न्यूलैंड arrange the element in the increasing order of their atomic masses, in the increasing order of their atomic masses, and he shows that, note करिएगा इस बात को, and he shows that atomic weight of the every eighth element has similar property as the first element starting from anywhere, just like the 8 notes of an octave of music। मतलब न्यूलैंड ने एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, और उन्होंने बताया कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट से बिल्कुल उसी प्रकार से मिलेगी जैसे म्यूजिक के 8 नोट्स होते हैं, 8 नोट्स ऑफ एन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। तो ये था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब अगर इस पर आप ध्यान दीजिए तो ये आपने तो डॉबर्नियर के ट्रायड रूल में भी देखा था। अब सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक जगह क्यों रखा। अब अगर यहाँ पे इसकी बात करोगे तो लिथियम, भाई देखो यहाँ पे मैं समझाने के लिए बना दे रहा हूँ। लिथियम का अगर हाइड्राइड बनाओगे तो LiH, सोडियम का हाइड्राइड बनाओगे तो NaH, पोटेशियम का हाइड्राइड बनाओगे तो KH, अगर इनका ऑक्साइड बनाओगे तो Li2O, सोडियम का बिल्कुल ऐसे ही फार्मूला, Na2O, पोटेशियम का बिल्कुल फार्मूला है। यानी कि इनके हाइड्राइड्स का, इनके ऑक्साइड्स का फार्मूला सिमिलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो सिमिलर एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा गया, सारे के सारे क्या है, मेटल, ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल। समझ में आ गई बात। तो ये सारी चीजें हैं तो बिल्कुल, लेकिन अब इसको फेल कर दिया, ये भी मॉडल फेल हो गया। अब जैसे डॉबर्नियर का मॉडल भी फेल हो गया था, क्यों भाई, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को ट्रायड में फिट करना सही संभव नहीं था। मतलब ट्रायड में सारे एलिमेंट को, उस समय बहुत कम गिने चुने एलिमेंट थे तो उन्होंने ट्रायड में फिट कर लिया, चलो ठीक है। लेकिन बहुत सारे डिसिमिलर एलिमेंट भी थे जो ट्रायड में रखे गए थे। मतलब ये है कि सारे एलिमेंट को ट्रायड में रखना मतलब पॉसिबल नहीं था डॉबर्नियर वाले में। अब न्यूलैंड का मॉडल क्यों फेल हो गया, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, या फिर लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, जैसा भी बोलना हो, क्या था। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कैन नॉट होल्ड ऑल द एलिमेंट्स बियॉन्ड कैल्शियम, यानी कैल्शियम के आगे के सारे एलिमेंट थे उनके लिए रखना पॉसिबल नहीं था। दूसरी बात क्या थी लिमिटेशन इसकी, कि भाई सारे ट्रांजिशन एलिमेंट इसमें फिट नहीं हो सकते। इनके ऑक्टेव में सारे ट्रांजिशन एलिमेंट, जिनके बारे में अभी आप नहीं जान रहे हो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, टाइम आने दो जान जाओगे, उन ट्रांजिशन एलिमेंट को भी इसमें फिट नहीं किया सकता है। तो ये दोनों क्या थे, ड्रॉबैक थे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के। अब हम बात करेंगे इस पीरियोडिक टेबल का हीरो कौन, मेंडलीव। मेंडलीव को पीरियोडिक टेबल का फादर भी कहते हैं, ठीक है। ये रशियन केमिस्ट थे और इन्होंने लगभग, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था केमिस्ट्री के फील्ड में। तो अब इनकी बात करेंगे तो यही है इस चैप्टर के हीरो मेंडलीव। लेकिन हालांकि इनका भी मॉडल हम आजकल नहीं पढ़ते, हम लोग तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। लेकिन ये इतना मेहनत किए इस पीरियोडिक टेबल के ऊपर कि आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्वरूप तुम्हारे सामने दिखता है, वो किसकी देन है, वो मेंडलीव की देन है। आज जो हम लोग मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ड्रॉबैक पढ़ेंगे, उनमें जो ड्रॉबैक्स, मैक्सिमम ड्रॉबैक्स को भी जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मोजले भी नहीं हटा पाए हैं, जो हम लोग ड्रॉबैक के रूप में जानते हैं। लेकिन ड्रॉबैक क्यों कहा गया उसको, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। इसको तो आपने नोट कर लिया, जल्दी से नोट कर लिया।
चलो अब मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ की बात कर लेते हैं। अब मैंने बताया मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। इन्होंने जो है पीरियोडिक टेबल का जो स्वरूप है इन्हीं की देन है। इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, ये रशियन केमिस्ट थे। तो इनके बारे में तो हो गई। अब इनके बारे में तारीफ जितना ही करो उतना ही कम है। फिलहाल हम लोग टॉपिक पे आएंगे, पीरियोडिक लॉ की बात करते हैं। तो पीरियोडिक लॉ इन्होंने दिया था, इसको समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं भाई पीरियोडिसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पीरियोडिसिटी है क्या। तो पीरियोडिसिटी का मतलब बड़ा सिंपल सा है, इसी से झलक रहा है इसका डेफिनेशन। द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज का रिपीट होना ही कहलाता है पीरियोडिसिटी। अब पीरियोडिक लॉ इन्होंने दिया है। इनका भी मानना था कि किसी भी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास ही होती है, और इन्होंने जो अपनी टेबल बनाई थी उसमें इन्होंने एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखा था। पहली बात ये नोट रखना। अब पहले मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ समझ लेते हैं क्या है। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। क्योंकि एटॉमिक मास को इन्होंने फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना था, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब इसका यह है कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर एलिमेंट को अरेंज किया जाए तो एक सर्टेन टाइम के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट रिपीट होंगे। इसका मतलब यही है। तो ये तो हमने पीरियोडिक लॉ को समझ लिया। अब इसमें जो जरूरी बातें हैं उसको समझते हैं। पहले तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की कुछ खास बातें जान लेते हैं। मेंडलीव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। मेंडलीव ने अपने टेबल में टोटल 8 ग्रुप बनाए थे। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे, यानी 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको हम लोग ग्रुप बोलते थे, जिन ग्रुप को हमने 2 सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड कर दिया था। देयर वर टोटल 8 ग्रुप्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और ईच ग्रुप्स आर सब डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स ए एंड बी। देयर सेकंड पॉइंट क्या बताया मैंने, देयर वर 7 हॉरिजॉन्टल रोज इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल व्हिच इज कॉल्ड पीरियड्स। तो ये था इनके पीरियोडिक टेबल की बातें। अब इसमें ज्यादा इनकी मेरिट्स क्या थी पीरियोडिक टेबल की और डिमेरिट्स क्या थी, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका डिफेक्ट ज्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जब इनको पीरियोडिक टेबल का फादर बोलते हैं तो आखिर क्या कमियां रह गई थी इनकी पीरियोडिक टेबल में, ये बात करेंगे। और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल जब उन्होंने बनाया था उस समय तक केवल 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे। एट द टाइम ऑफ मेंडलीव ओनली 63 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। उस समय नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। मेंडलीव के टाइम तक नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। तो हमने आपसे कहा कि बोर्ड में ज्यादा डिफेक्ट पूछता है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का डिफेक्ट क्या था। मेरिट्स क्या थी तो हम देखेंगे ही, लेकिन डिफेक्ट क्या था पहले तो लोग यही पूछते हैं। वो कहावत नहीं सुने, वो सारी एक है ना इसके ऊपर कि तुम अपनी जीत पर इतना ना इतराओ यारों, तुम्हारी जीत से ज्यादा मेरे हार की चर्चे हैं। तो बिल्कुल मेंडलीव के बाद मोजले ने टेबल बनाया तो मेंडलीव के दिल से तो यही आवाज आई होगी कि भाई मोजले तो बना दिए टेबल एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी मान करके, लेकिन आखिर वो देन भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन्हीं की थी। तो इसीलिए इनके डिफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके डिफेक्ट को समझना पड़ेगा, क्या डिफेक्ट था यही देखेंगे। तो पीरियोडिक टेबल इनकी बनाने की जरूरत नहीं है, बुक में है ही, आप समझ लीजिएगा। 8 वर्टिकल कॉलम है जिसको 2 सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड किया गया और 7 पीरियड्स हैं। तो सबसे पहले हम इनके डिफेक्ट्स की बात करेंगे कि क्या डिफेक्ट्स थी। पहले हम तो यही जानते हैं, मेरिट्स तो बाद में देखेंगे। डिफेक्ट्स क्या क्या है ये समझते हैं। तो डिफेक्ट्स क्या है, सबसे पहला डिफेक्ट ये है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पहला डिफेक्ट क्या है, जो मेन डिफेक्ट है उनकी चर्चा हो रही है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, और तीसरा एनोमोलस पेयर्स। ये 3 बहुत फेमस डिफेक्ट थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के उस समय में। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है इसको समझते हैं। इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन ग्रुप 1 with alkali metals, but the property of hydrogen also resembles than that of halogens.
इन दिस वे द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट जस्टिफाई, या आप कह सकते हो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज कंट्रोवर्शियल इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये हो गया पहला डिफेक्ट। मतलब क्या है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में सबसे पहले रखा गया है। पहले हाइड्रोजन रखा गया, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, इस तरीके से रखा गया। ये सब मेटल है और हाइड्रोजन होता है नॉन मेटल। तो इन मेटल के ग्रुप में ये क्या कर रहा है भाई? अगर पूरा टेबल जानते हो तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम यहां तक होता है। तो भाई ये नॉन मेटल है और ये सब एल्कली मेटल है, तो इनके साथ इनका क्या काम है? कभी कभी लिखने के लिए आता है एल्कली मेटल, तो जब एल्कली मेटल लिखने के लिए आएगा तो आप यही लिखिएगा, इसको मत लिखिएगा क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कंट्रोवर्शियल हो गई, तो ये डिफेक्ट हो गया। तो इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन ग्रुप 1 विद एल्कली मेटल्स या अबव एल्कली मेटल्स, बट इट्स प्रॉपर्टी आल्सो रिजेंबल्स देन दैट ऑफ हाइड्रोजन्स। जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनसे भी इनकी प्रॉपर्टी मिलती है। ये नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है। तो लोगों ने कहा भाई यहाँ पे 7th वाले में रख दिए होते, यहाँ क्यों रख दिए? तब भैया मनमोहन सिंह बन गए। मतलब इसको पॉलिटिकली मत लेना, मेरे मतलब कहने मतलब चुप हो गए कि चलो, तो इस तरह से पोजीशन कंट्रोवर्शियल हो गई। ओके चलो, अब हो गया पोजीशन ऑफ आइसोटोप। पोजीशन ऑफ आइसोटोप, अगर आप लोग आइसोटोप्स के बारे में जानते हो तो आपको सबको मालूम है कि आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के वो एटम होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन 1s1, 1s2, 1s3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, 17Cl35 और एक होता है 17Cl37। ये बात समझ आ रही है? तो जब सारे आइसोटोप्स का मास अलग अलग है तो तुम भैया आपको क्या करना चाहिए था कि सबको अलग अलग जगह रखना चाहिए था। मेंडलीव ने क्या किया कि बड़ी मेहनत की पीरियोडिक टेबल बनाने में। उन्होंने सारे एलिमेंट पर डिस्कवरी की, बहुत रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उन्होंने सबके हाइड्राइड्स को चेक किया और ऑक्साइड्स को चेक किया, और जो जो सेम हाइड्राइड और सेम ऑक्साइड बना रहे थे उनको एक एक ग्रुप में रखते चले गए। अब बाद में पीरियोडिक ला दे दिया। कई दिनों की मेहनत थी ये। अब लोगों ने कहा कि जब आप कहते हैं कि हमारा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, मतलब आप एटॉमिक मास के ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि लोअर एटॉमिक वेट वाला एलिमेंट पहले आया और हायर एटॉमिक वेट वाला बाद में आया। यानी डिफरेंट मास अगर एलिमेंट का है तो उनको डिफरेंट पोजीशन आपको देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए पीरियोडिक टेबल में? तो जब पूछा गया तो साइलेंट, लेकिन वो बहुत सॉलिड थे अपने विचार पर। उन्होंने कहा भाई सबकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती है, इसलिए हमने एक ही ग्रुप में, एक ब्लॉक में सबको रखा हुआ है। तो बहुत सही थे वो अपने जगह पे। लेकिन जब उन्होंने पीरियोडिक ला दिया और उन्होंने एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में दुनिया को बताया कि हमने एलिमेंट को अरेंज किया है, तो लोगों ने उनसे पूछा कि जब सारे आइसोटोप्स का एटॉमिक मास अलग अलग है तो उनको अलग अलग जगह रख दो ना, सारे के सारे को एक ही ब्लॉक में, एक ही ग्रुप में कहाँ डाल दिया? तो बस सबका उन्होंने कहा कि इसलिए कि प्रॉपर्टी सेम थी। लेकिन तुम भाई ला दिए हो पीरियोडिक ला, तो लोग भाई क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो इन दिस वे पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स आर कंट्रोवर्शियल, दे कुड नॉट जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। इसका मतलब इसको लिखेंगे कैसे? तो मेंडलीव प्लेस्ड ऑल द आइसोटोप्स इन द सेम ग्रुप इन द सेम ब्लॉक, बट द एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स आर डिफरेंट, हेंस they should occupy different position in the periodic table, but they are placed in the same group, same block. In this way the position of isotopes could not be justified, या फिर position of isotopes are controversial। तो ये भी ड्रॉबैक हो गया। अब एनोमॉलस पेयर की बात हो गई। एनोमॉलस पेयर का मतलब हो गया भाई अनयूजुअल बिहेवियर करना। मतलब आप एक एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को रख रहे हो, तो आपसे तो भाई लोग पूछेंगे ही, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों ने कहा, उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या किया है कि कोबाल्ट को निकिल के पहले रख दिया है, और कोबाल्ट का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 58.9 और निकल का होता है 58.7। तो लोगों ने कहा जब आप एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को रख रहे हो तो हायर एटॉमिक वेट वाला पहले थोड़ी ना आएगा, पहले तो लोअर एटॉमिक वेट वाला आएगा। तो इन्होंने क्या किया है, इन देयर पीरियोडिक टेबल Mendeleev often placed higher atomic weight element before the lower atomic weight element
एंड फर्स्ट टाइप ऑफ ए पेयर इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एनोमलस पेयर। और ये भी हो गया डिफेक्ट, ये हो गया डिफेक्ट। तो ये हो गई इनके डिफेक्ट की बातें। लेकिन काम की बात बताओ, जब तुमको पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तो तुम देखना हाइड्रोजन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वही है, आइसोप वही है, आइसोटोप्स भी वही है, और एनोमलस पेयर भी वही है। मतलब ये तीनों डिफेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मोजले की भी हिम्मत नहीं हो गई कि हटा दें इसको, इसीलिए तो इनको कहते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब इनकी गलती केवल एक थी, एक छोटी सी गलती थी, लेकिन उस समय 63 एलिमेंट ही डिस्कवर थे, तो उन्होंने सारे एलिमेंट पर रिसर्च करने के बाद अपनी टेबल बनाई थी, तो इसलिए उस समय के लिए डिफेक्ट मान लिया गया। लेकिन मोजले अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इनको हटा नहीं पाए अपनी जगह से। मेंडलीव जहां रख के गए थे वहीं पे आज भी वो पड़ा हुआ है। तो कैसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव्स के ये डिफेक्ट्स को कैसे रिमूव कर दिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने मेंडलीव के डिफेक्ट को कैसे रिमूव किया, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वहां पे आप लोग देखिएगा। बस इनकी गलती ये थे कि ये एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी समझ रहे थे कि एटॉमिक मास है, जबकि मोजले ने कहा नहीं, एटॉमिक नंबर ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है। क्यों हो सकती है, इस पर भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये डिफेक्ट आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी जीत पे मत इतना मोजले, तुम्हारे जीत से ज्यादा या तुम्हारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मेरिट से ज्यादा हमारे पीरियोडिक टेबल के डिफेक्ट की चर्चा है कि नहीं। तो ये बात थी। तो चलो अब इनकी मेरिट्स भी जान लेते हैं। जब इनकी बुराई ही पहले देख ली तो फिर अच्छाई भी देख लो। अच्छाई क्या है भाई, पहली अच्छाई क्या है, सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। Knowing the property of one element in a group, you can predict the property of other elements. अगर किसी भी ग्रुप के एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी आप जान लें तो बाकी एलिमेंट की प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, तो हम कहेंगे भाई ये सब एल्कली मेटल है, ये भी एल्कली मेटल है, तो ये सब भी एल्कली मेटल होंगे। इसकी वैलेंसी 1 है तो इसकी वैलेंसी भी 1 होगी। अगर ये मेटल के हाइड्राइड बनाएंगे तो ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। मेटल अगर इसका LiO है तो इसका क्या होगा, LiH है तो ये NaH बनाएगा, ये KH बनाएगा, ऐसे ये भी बनाएगा। अगर ऑक्साइड देखा है तो ये Li2O बनाएगा, तो ये Na2O बनाएगा, ये K2O बनाएगा। बिल्कुल सेम बात है। तो सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स तो पहला हो गया। दूसरा बहुत अच्छी और बहुत बड़ी अच्छाई थी, क्या पता है, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। बहुत अच्छी बात। अगली प्रॉपर्टी क्या थी, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। मतलब मेंडलीव जादूगर थे, जादूगर का जादू, हाथों का कमाल है। देखो कैसे प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, मतलब मेंडलीव के टाइम तक के 63 एलिमेंट डिस्कवर थे और मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में उन एलिमेंट के लिए भी जगह छोड़ दी जो उस समय डिस्कवर्ड नहीं थे। सोचो कितना दूरदर्शी सोच रहा होगा उनका। उन्होंने कहा कि जब ये एलिमेंट खोज लिया जाएगा तो हमारी पीरियोडिक टेबल में उसको मेरे मरने के बाद भी यहीं रख देना, जगह छोड़ के चले गए थे। बहुत सही। और यही नहीं, उन्होंने उसकी प्रॉपर्टी को भी पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया, भविष्यवाणी कर दिया कि ये प्रॉपर्टी होगी, इसका ऑक्साइड ऐसे बनेगा, इसका हाइड्राइड ऐसे बनेगा, ये चीज थी। तो प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट में क्या लिखेंगे, तो मेंडलीव लेफ्ट सम गैप इन देयर पीरियोडिक टेबल फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स एट दैट टाइम एंड ही प्रेडिक्ट देयर प्रॉपर्टीज आल्सो। एग्जांपल में पूछता है, for example he left a gap below aluminium and named the undiscovered element as एका aluminium। उन्होंने एल्यूमिनियम के नीचे गैप छोड़ दिया और अनडिस्कवर्ड एलिमेंट को क्या लिखा, एका एल्यूमिनियम। एका संस्कृत के शब्द से आता है और एका का मतलब होता है फर्स्ट, पहला। तो एका बाद में किसकी खोज हुई, इसके जगह पे गैलियम की खोज हो गई। ऐसे ही उन्होंने अपने एक जगह लिखा था एका सिलिकॉन, और एका सिलिकॉन के नीचे जगह छोड़ा था और उसके जगह पे जर्मेनियम की डिस्कवरी हो गई थी। और ऐसे ही उन्होंने एक जगह और लिखा था एका बोरान, और बोरान के इसके जगह पे आ गया क्या, स्कैंडियम।
तो विद द हेल्प ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल गैलियम, जर्मेनियम और स्कैंडियम की डिस्कवरी हुई। एग्जाम में पूछ लिया कि गैलियम को अपने पीरियोडिक टेबल में उन्होंने क्या नाम दिया था, तो एका एल्यूमिनियम। जर्मेनियम को क्या नाम दिया था, एका सिलिकॉन। और स्कैंडियम को क्या नाम दिया था, एका बोरान। ये था इनका। कितना बढ़िया है कि गैप छोड़ दिया अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए। अब वो बाद में खोजे भी गए और वो वहीं रखे गए जहां उन्होंने चाहा था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो जादूगर थे भाई, उनकी प्रॉपर्टी को पहले ही बता दिया, फ्यूचर की बात जो अभी दुनिया में नहीं आया था उसकी प्रॉपर्टी बोल के चले गए कि देख लेना इसकी प्रॉपर्टी यही होगी और ये यहीं आएगा। आज तुम लोग बहुत डिफेक्ट कर रहे हो ना, तो ये देखो। अब तीसरी बात, करेक्शन ऑफ रॉन्ग एटॉमिक वेट्स। करेक्शन ऑफ रॉन्ग एटॉमिक वेट्स। मेंडलीफ, ये देखो भाई कितना अच्छा टेबल इन्होंने बनाया था कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट थे जिनके एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास करेक्ट नहीं थे और वो करेक्ट किए गए मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के हेल्प से। तो द एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स वर करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। एग्जांपल के तौर पे बेरिलियम का एटॉमिक वेट 13 से 9 कर दिया गया था इनकी पीरियोडिक टेबल की हेल्प से। ऐसे ही शायद गोल्ड और प्लेटिनम का भी एटॉमिक वेट इन्होंने करेक्ट करवाया था। तो कितना अच्छाई है, बुराई के साथ अच्छाई भी देख लिया 3-3। तो ये बहुत ही बढ़िया था। अगले वीडियोज में हम लोग जब मिलेंगे तो हम पूरा एक वीडियो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए बनाएंगे। मोज़ले का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बताएंगे, टेबल को पूरा बना करके समझाएंगे, उसमें टाइप्स ऑफ एलिमेंट को बताएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट को बताएंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, रेयर अर्थ मेटल, सबकी बात, मेटलाइट वगैरह, नोबल गैसेस वगैरह सबकी बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट में आपको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रांजिशन क्या होते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, इनर ट्रांजिशन क्या होते हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। चलो ठीक, ओके। तो ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू। अब वीडियो देखते हो तो लाइक कर लिया करो।